नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम बात करें अगर यूपी पुलिस एग्जाम की, तो यूपी पुलिस एसआई परीक्षा को विशेष तौर पे जो आपका बैच है उसके बारे में देखा जाए तो मेंसुरेशन 2D और 3D से जुड़े हुए चैप्टर आप पढ़ चुके हो। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम उन प्रश्नों को समझेंगे, क्या हमारा ऑब्जर्वेशन होगा और कैसे हम उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम सबसे पहले प्रश्न के साथ ही शुरुआत कर देते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से। एक आयताकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15 फुट, 10 फुट और 12 फुट है। इसमें एक दरवाजा है जो 6 फुट और 4 फुट का है, 6 बाई 4 का दरवाजा जिसे आप बोलते हो। 2 खिड़कियां हैं जो 5 बाई 5 की है और इसे 14 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से दरवाजे, खिड़कियां, छत और फर्श को छोड़ के कमरे की आंतरिक दीवारों की रंगाई पुताई का खर्च ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ध्यान से सुनिए, अगर आप किसी आयताकार कमरे की बात करते हैं तो आयताकार कमरे का मतलब होता है घनाभ के आकार का कमरा। क्या कहा मैंने? आयताकार कमरे का मतलब होता है घनाभ के आकार का कमरा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप एक घनाभ के आकार के कमरे की बात करते हैं तो उसकी चारों दीवारों पर कलर की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि फर्श पे तो आप कलर मत कीजिए और छत पे आप कलर मत कीजिए। तो आप बात हुई चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो मुझे बताइए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2HL+B। ये बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सिंपल सी बात। ये क्या हुआ? ये चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हुआ 2H, H मतलब ऊंचाई, हाइट, L फॉर लेंथ लंबाई, B फॉर ब्रेथ चौड़ाई। ये आपको सिखाया जा चुका है कि चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2HL+B। होता है? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब इसमें से क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें चारों दीवारें आ गई है। ये क्या आ गई है? ये चारों दीवारें। तो आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात यह है कि इन चारों दीवारों में से आप क्या करोगे, इन चारों दीवारों में से आप घटा दोगे, माइनस कर दोगे क्या, जो भी आपकी खिड़की और दरवाजे हैं। क्योंकि भाई आपको खिड़की पे कलर नहीं करना है, आपके दरवाजे जो है उन पे आपको कलर नहीं करना है। इनको आप क्या करोगे, इसमें से घटा दोगे और घटाने के बाद ये जो बाकी का क्षेत्रफल बच जाएगा, उस क्षेत्रफल को आप क्या करोगे, जो भी आपका भाव है, जो भी आपका मूल्य है या जो भी आपकी रेट है, तीनों बात एक ही है, चाहे भाव कहो, चाहे मूल्य कहो, चाहे रेट कहो, उससे जब आप गुणा करोगे तो आपका खर्चा प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है स्पष्ट तौर पे सिखाया हुआ है कि खर्च कैसे ज्ञात करते हैं, भाव गुणा मात्रा, और मात्रा के रूप में यहाँ पर क्षेत्रफल है। बात समझ गए? पहले हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से खिड़की और दरवाजे को माइनस कर देंगे और जो पीछे क्षेत्रफल बच जाएगा उस क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, भाव से गुणा कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। इकाइयाँ एक जैसी रहना चाहिए ये काम करते वक्त, इकाइयाँ एक जैसी रहनी चाहिए, ये तो हमेशा ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल की बात कीजिए। तो निकालिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के आधार पर देखिए 2HL+B, 2HL+B ये हो गया आपके चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, 2H, H कितना है भैया, H है 12, L+B, L कितना है 15 और ये कितना है 10, तो 15 और 10 कितना हो गया 25। ठीक है, 12 दूना 24, 24 इंटू 25, 24 इंटू 25 कितना होगा, देखिए ध्यान से, 24 इंटू 25, 25 को 10 से करते हैं तो कितना आता है, 25 को 20 से करता है तो 500 और 100 कितना हो गया 600। ये हो गया आपका 600 मीटर स्क्वायर की 600 फुट स्क्वायर, फुट है ना, यहाँ पे फुट लिखा हुआ है तो फुट, 600 फुट स्क्वायर का या वर्ग फुट कह सकते हो, 600 फुट स्क्वायर का पूरा चारों दीवारें हैं। लेकिन इसमें से अपने को क्या करना है, एक दरवाज़ा निकालना है। दरवाज़ा है 6 बाई 4 का, तो दरवाज़ा आपको माइनस करना है। तो देखो दरवाज़ा कितना होगा, दरवाज़ा 6 बाई 4 का है, तो 6 बाई 4 का होगा तो कितना हो गया 6 इंटू 4 24। दरवाज़ा तो आयताकार ही होगा ना। अब दरवाज़ा आयताकार ही क्यों होगा, दरवाज़ा बनाना नहीं है। अगर दरवाज़ा बनाने के लिए जगह छोड़नी होती या दरवाज़ा बनाना होता तो दरवाज़ा आयताकार नहीं होता। लेकिन हम कलर सिर्फ सतह पर करते हैं, इसलिए हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। इसलिए दरवाजे का क्षेत्रफल उसकी लंबाई इंटू चौड़ाई होगी, जो कि क्या होगा 6 इंटू 4 होगा। अब हम खिड़कियों की बात करते हैं। खिड़कियाँ 5 इंटू 5 की है और 2 खिड़कियाँ हैं, समझे। जो खिड़कियाँ हैं वो है 5 इंटू 5 की और 2 खिड़कियाँ हैं वो। तो खिड़कियाँ 5 इंटू 5 की कितनी हो गई, 5 इंटू 5 25, ठीक है ना। और 2 खिड़कियाँ हैं इसलिए 2 से गुणा कर रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा। 2 से गुणा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2 खिड़कियाँ हैं। 5 इंटू 5 25, 25 दूनी 50, तो 50 और 24 कितना हो गया 74। बात समझ गए होंगे भाई, 50 और 24 कितना हो गया 74, 74। तो 600 में से आप क्या कीजिए, 600 में से आप 74 घटा दीजिए, तो पीछे आपका कितना बच जाएगा देख लीजिए, पीछे बच जाएगा 526। इस 526 को आप 14 से गुणा कीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। सीधी सी बात ये है।
तो 526 को मैं 14 से गुणा कर रहा हूँ, 14 छंग 84, पीछे 4 आएगा, पीछे 4 वाले 2 उत्तर दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। 500 से 500 का अगर मैं 10 गुणा करता हूँ तो 5000 आता है, ठीक है ना, 5000। तो ये इतना बड़ा उत्तर तो आएगा नहीं, उत्तर यही आएगा। बात समझे मैंने क्या कहा, मैंने क्या दिमाग लगाया वो भी ध्यान से समझ लो। 500 का अगर 10 गुणा करूँगा तो 5000 आएगा, 500 का अगर 20 गुणा करूँगा तो 10,000 आएगा। मुझे तो 500 का 10 गुणा ही करना है, मतलब 526 का, मुझे सीधा बताओ 526 का अगर मैं 10 गुणा करूँ तो 5260 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं 20 गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 10,460 और 60 120, तो 10,400 और 120 मतलब 10,520 आएगा। तो इसका मुझे 20 गुणा तो करना नहीं है, 14 गुणा ही करना है। तो 14 गुणा नो डाउट यहाँ तक तो पहुँचने से रहा, यहीं पहुँचेगा, तो यही आपके सवाल का उत्तर होगा। अच्छा, यही क्यों होगा ध्यान से समझिए, क्योंकि पीछे देखो 6 चौक 24, पीछे आ रहा है 4, नहीं तो आप फिर गुणा पूरा करके देख लीजिए। 14 छंग 84, 8, 14 दूना 28, 28 और 8, 28 और 8 कितना हो गया, 36, हासिल का 3, 14 5 70, 70 और 3 कितना हो गया, 73। तो 73 64 रुपीज़ जो है वो आपके सवाल का क्या है, जवाब है। ये आपके सवाल का जवाब है, जो कि आपका ऑप्शन ए होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। ये 15 इंटू 10 इंटू 12 का कमरा है। चलिए आगे बात करी जाए, इसको हटा दिया जाए, इसका कोई महत्व नहीं है अभी। चलिए क्या है हमारा अगला सवाल, एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले एक देखिए कॉन्सेप्ट जरूर समझिएगा। एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले एक चौकोर मैदान में एक कोने पर 14 मीटर लंबी एक रस्सी के साथ बांधा गया है। मैदान के उस क्षेत्रफल का पता लगाइए जो घोड़े की पहुंच के बाहर है। पहली बात तो घोड़ा जो बड़ा है एक वर्गाकार खेत के अंदर बंधा हुआ है। कहाँ बंधा हुआ है घोड़ा एक वर्गाकार खेत के अंदर बंधा हुआ है। देखिए ज़रा ध्यान से, ये एक वर्गाकार खेत है, ये वर्गाकार समझ लीजिएगा, इसे कोई भी इफ बट मत रखिएगा। ये एक वर्गाकार खेत है, इसके अंदर घोड़ा बंधा हुआ है और घोड़े की रस्सी कितनी है, घोड़े की रस्सी है 14 मीटर। तो देखो अगर ये भुजा पूरी भुजा 16 है, देखो वर्ग की सब भुजाएं एक जैसी होती है, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16। तो अगर ये 16 है तो ये रस्सी 14 है, इसका मतलब घोड़ा जो है वो इतने क्षेत्रफल में चर पाएगा, घोड़ा इतने क्षेत्रफल में चर पाएगा, इतने में। चलिए ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल वो क्षेत्रफल है जहाँ घोड़ा चराई कर पाएगा, है ना। चलिए बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है आप तो वो क्षेत्रफल बताओ जिसमें घोड़ा चराई नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये जो है ना आपका, इसको क्या बोलते हैं, जहाँ घोड़ा चर पाएगा इसको क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो त्रिज्या खंड। क्या बोलते हो इसको आप, त्रिज्या खंड, ठीक है। या फिर इसको आप चतुर्थांश भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसको, चतुर्थांश। चतुर्थांश क्यों, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण है, इसमें ये 90 डिग्री का कोण है, तो वर्त का चौथा हिस्सा है। ये कौन से वर्त का चौथा हिस्सा है, ये उस वर्त का चौथा हिस्सा है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। क्योंकि घोड़े की रस्सी कितनी है, देखो घोड़े की रस्सी 14 है। अगर घोड़े को पूरा छोड़ देते तो घोड़ा यूँ चरता, मतलब खेत के बाहर जाने की परमिशन दोगे तो घोड़ा यूँ चरेगा, लेकिन खेत के बाहर चरा नहीं सकते, दूसरे के खेत में ले जा नहीं सकते। हम अपने खेत में बात कर रहे हैं, तो अपने खेत में घोड़ा चर सकता है एक चतुर्थांश में, और बाकी की जगह पे नहीं चर सकता। बात समझे। तो इस पूरे वर्ग में से घोड़ा चर सकता है चतुर्थांश में, तो इस पूरे वर्ग में से चतुर्थांश को अगर निकाल दूं तो पीछे वो जगह बचेगी जहां पर घोड़ा नहीं चर सकता है। बस सिंपल सी बात ये है। तो अब देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो आ जाएगा वो जगह जहां घोड़ा नहीं पहुंच सकता। घोड़ा पहुंच से बाहर जो आपको पहुंचा है ना, पहुंच से बाहर की जगह है ना, वो ये है। अगर आपसे पूछा होता कि घोड़ा कहाँ चर सकता है, तो घोड़ा चतुर्थांश में चर सकता है। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अलग अलग निकाल के माइनस करने की कोशिश भी कर सकते हो, वो तो आंकड़ों पे डिपेंड करेगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है भुजा इंटू भुजा। भुजा दे रखी है 16, तो 16 इंटू 16 हो गया 256, कोई इफ बट नहीं, ठीक है। 1/4 भुजा स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, 22/7 और आर स्क्वायर। आर का मान कितना होगा, आर का मान आर 14 दे रखा है, तो 14 इंटू 14, ये 14 इंटू 14 लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए 4 से काटा जाए, इस आंकड़े को पहले काट के थोड़ा सरल कर लिया जाए, क्योंकि ये पूरा कट रहा है। ध्यान से देखिए, 7 चौक 28, तो 14 एकम 14 और 14 दूना 28, तो बच गया 7, तो 22 साते बच गया 154। कितना बच गया, 22 साते 154। तो 256 में से हम क्या करेंगे, 154 हम निकाल देंगे।
तो 256 में से अगर हम 154 निकाल देंगे तो पीछे बच जाएगा 102। कितना बच जाएगा? 102 मीटर स्क्वायर एरिया वो हो जाएगा जहाँ पर ये घोड़ा नहीं चढ़ सकता। अगर आप यूपीएसआई जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी सोच इतनी डेवलप होनी चाहिए। आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बातें सिखाई जा रही है। चलिए पहले बेसिक पढ़ लीजिएगा, जो बेसिक चैप्टर डाले गए हैं पहले वो पढ़ लीजिए। एक आयताकार उद्यान में एक समान चौड़ाई का एक पथ चारों तरफ है, रास्ते सहित 36 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। ये जो आयताकार मैदान है ना, वो रास्ते के साथ में अगर देखा जाए तो कितना है? 36 मीटर चौड़ा है और 36 मीटर लंबा है और 24 मीटर चौड़ा है। यदि पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल 576 मीटर स्क्वायर है तो पथ की चौड़ाई क्या है? पहले बात तो आप एक काम कीजिएगा, बेसिक में मैंने एक बात सिखाई है, जब अंदर की तरफ रास्ता हो, बाहर की तरफ रास्ता हो और बीच में रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले बताइए रास्ता है बाहर है कि अंदर है? तो देखिए ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, रास्ते सहित लंबाई और चौड़ाई आपको ये दे रखी है। इसका मतलब ये जो रास्ता है इसके अंदर है, आपको रास्ते सहित लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। बात समझे कि नहीं समझे? ये आपका एक आयत है ये, और अगर आपको रास्ते सहित लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसका मतलब आपको जो लंबाई चौड़ाई दे रखी है ये बार वाली दे रखी है 36 और 24। कहानी समझ गए? ये पहली बात, सिंपल सी बात। अब ऐसा प्रश्न करना कैसे है वो देखिए ध्यान से। आपको कहा था ये रास्ता अंदर की तरफ है, हमारा जो प्रश्न इंडिकेट कर रहा है इसमें रास्ता किधर है? अंदर की तरफ रास्ता है। कहाँ है? अंदर की तरफ रास्ता। और जब अंदर की तरफ रास्ता होता है तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2a होती है रास्ते की चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2a, सॉरी माइनस 2a। अब आपको रास्ते के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेसिक में आपको पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया था आपको? अगर रास्ता बाहर की तरफ हो तो उसका क्षेत्रफल होता है 2a l प्लस बी प्लस 2a। अगर रास्ता अंदर की तरफ हो तो रास्ते का सूत्र होता है 2a l प्लस बी माइनस 2a। और अगर रास्ता समांतर लंबाई और चौड़ाई के समानांतर होता है, कैसे? ऐसे। भाई ये तो हो गया बाहर की तरफ रास्ता, ठीक है ना, ये हो गया अंदर की तरफ रास्ता। और अगर लंबाई और चौड़ाई के समानांतर ऐसे रास्ता हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इस रास्ते का क्षेत्रफल होता है a l प्लस बी माइनस a। ये आपको रास्ते के क्षेत्रफल के 3 फॉर्मूले लिखाए गए थे, ठीक है ना। रास्ते का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। चलिए आपको याद है तो जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए वो भी आपको याद होंगे, तो उनके अनुसार हम कैसे काम करेंगे ध्यान से देखिए। ये रास्ते का क्षेत्रफल आज आपको कितना दे रखा है? 576 दे रखा है। बस आप तो पुट कीजिए और उत्तर पहुंच जाएंगे आराम से। कैसे? देखिए ध्यान से। ये आपका 2a, ठीक है, l प्लस बी, l कितना दे रखा है? 36 और b कितना दे रखा है? 24। दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा? 60 माइनस 2a बराबर कितना हो गया? 576, ठीक है। चलिए अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 यहाँ पड़ा ही ये बार और 2 और कॉमन आ गया। समझ रहे हो क्या? ये 2 चाहो तो एक काम करो, आप चीज़ को सरल करने के लिए चाहो तो इस 2 को पहले इससे काट दो, और नहीं तो बहुत इंटेलिजेंट सी बात है, इनमें से आप 2 कॉमन लोगे और 2 यहाँ पड़ा है तो 2 दूनी 4 हो गया। ये बात समझ में आई कैसे 4 हुआ? 2 यहाँ से कॉमन लिया है तो यहाँ बचा क्या? 30 माइनस a। बहुत सिंपल बात है, घबराना मत। 2 कॉमन लिया, यहाँ 30 बचा, यहाँ a बचा, 2 कॉमन आया, इससे गुणा हुआ 4 हो गया बराबर 576, ठीक है ना। अब आप इसे a से 4 से इसे काट दीजिए क्योंकि 4 भाग में जाएगा, तो 4 एकम 4 कितना बच गया? 1 7 4 चौक 16, 4 चौक 16 144। अब आपको एक ऐसी राशि सोचनी है ऑप्शन से। अब यहाँ के बाद आपको हिट एंड ट्रायल करना होता है। ऑप्शन में आपको एक ऐसी राशि सोचनी है जिसको आप अगर a की जगह रखो तो उत्तर आ जाए 144। तो आप ऑप्शन में देखिए 12 को सोचिए। अगर मैं यहाँ 12 रखता हूँ तो 30 में से 12 जाएगा तो 18, 18 को 12 से गुणा करूँगा तो 144 नहीं आएगा, बड़ा उत्तर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 6 रखता हूँ, 30 में से 6 जाएंगे 24, 24 को 6 से गुणा करूँगा, 24 छंग 144। इसका मतलब 6 क्या है? राइट है। समझे आप? तो क्या करना था, इसके बाद आपको ऑप्शन ट्राई करने थे। यहाँ पहुँचने के बाद आपको ऑप्शन ट्राई करने होते हैं। तो आपने ऑप्शन ट्राई किया और जो ऑप्शन 6 है आपका, जो ऑप्शन 6 है उसको जब आपने पुट किया तो देखो 6, 30 माइनस 6, तो 30 माइनस 6 कितना हो गया? 24, 24 छंग कितना आ गया? 144, और सामने भी कितना दिया? 144। तो ये आपका उत्तर हो गया। हमेशा जब भी आपको रास्ते की चौड़ाई पूछे
कि भाई रास्ता कितना चौड़ा है, और आपको जब रास्ते का क्षेत्रफल दिया हो तो यही तरीका अप्लाई करना है, और यहाँ आकर आपको हमेशा ऑप्शन से उत्तर को निकालना है। अगर आप ये कार्य करते हैं तो आप 5 से 10 सेकंड में उत्तर निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ लाइनें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। जैसे आप परीक्षा में ये लाइन नहीं लिखने वाले, आप सीधा ये लाइन लिखोगे, सीधा ये लाइन लिखोगे, इसके बाद कुछ नहीं लिखोगे, इसके बाद सिर्फ सोचोगे कि क्या पुट करूँ तो उत्तर आ जाए। तो मतलब आप 2 ही लाइन लिखने वाले हो परीक्षा में और आपको उत्तर मिलने वाला है। बस आप इस चीज़ के लिए सजग रहिएगा, आप इस चीज़ के लिए होशियार रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं अगले सवाल की। एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में या 1 किलोमीटर घूमने में 500 बार घूमता है, तो इसकी त्रिज्या क्या है? क्या सिखाया था मैंने सिखाया था जब भी चक्कर वाला सवाल आए तो सिर्फ इतनी सी बात लिख दीजिएगा कि दूरी बराबर n परिधि। क्या लिख दीजिएगा? दूरी बराबर n परिधि, बस इतना लिख दीजिए। दूरी कितनी दे रहा है? 1 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ आंसर किस में चाहिए? सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। 1 किलोमीटर को आप 1000 से गुणा करोगे तो ये मीटर में बदल गया। 1 किलोमीटर को जब आपने 1000 से गुणा किया तो ये मीटर में बदल गया। इस मीटर को आपने 100 से गुणा किया तो ये सेंटीमीटर में बदल गया। तो ये आपने दूरी लिख दी, ठीक है। n चक्रों की संख्या कितनी है? 500। n किसको बोलते हैं? चक्रों की संख्या। फिर अपने परिधि लिखनी है। परिधि होती है 2 पाई, पाई का मान है 22/7, और r आपको ज्ञात करना है। ये आपकी कहानी है जो आपको फॉलो करनी है। चलिए पहली बात तो देखा जाए 500 दूनी होता है 1000, और 1000 से हमारा 1000 हो गया कट, ठीक है, सीधी सी बात। अब हमारे पास काटने के लिए क्या बचा? इसको अगर हम 2 से काटे तो 11 बार, और इसको हम 2 से काटे तो 50 बार, है ना। और कोई चीज़ है काटने के लिए? नहीं। तो आपके पास क्या आया? 5 7 35, 350/11। 350/11 है वो आपका r है। अब यहाँ पे सोचिए अगर 330 तक ले लूँ मैं, देखो ध्यान से, 330 + 20/11 कैसे गणना की जाती है वो देखो। 330/11 कितना होता है? क्यों 330 लिया? क्योंकि 11 × 33 दिख रहा था मुझे। आप चाहो तो अलग तरीके से भी कर लेना, जैसे भी आपको करना है। 11 × 33 तो ये तो आ गया 30, और 30 के ऊपर है 20/11, तो 20/11 क्या होगा? 11 × 11 कितना बचेगा? 9, 11 8 88, तो 30 + 1.8 मतलब 31.8 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, ये आपको दिखते ही आपको पता चल गया कि 11 × 33 और 30 से ऊपर कुछ उत्तर होने वाला है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो 317 है। तो 30 से ऊपर आपको एक छोटा सा उत्तर यही दिख रहा है, तो यही उत्तर सही होने वाला था। तो यहाँ पहुँचने के बाद वैसे भी ज़्यादा गणना नहीं है, आप उत्तर तक पहुँच जाओगे। जब भी आप ऐसी गणना को हल करते हो तब ऑप्शन की तरफ नज़रें ज़रूर गड़ाए हुए रखिए। ऐसा नहीं हो कि कई ऑप्शन एकदम सीधा सा आपके सामने उत्तर दे रहा है तो भी आप गणना किए जा रहे हो। ऐसा कार्य नहीं करना है। चलिए बात कीजिए अगले प्रश्न की। सौ मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी कि टाइल का कोई भी भाग बर्बाद नहीं हो? मतलब एक फर्श दे दिया आपको, आयताकार फर्श, और उस पर लगानी है आपको टाइल्स। एक भी टाइल का कोई भी टुकड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए, नहीं होने देंगे, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि टाइलों की संख्या कितनी होगी। तो जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो आपको वर्गाकार टाइलें लगानी होती है। और टाइलों की संख्या के बारे में एक बात तो आपको पता है ना। चलिए टाइलों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? टाइलों की संख्या ज्ञात करने का तरीका ये होता है, ऊपर तो हम लिखते हैं बड़ा क्षेत्रफल, ऊपर तो हम क्या लिखते हैं? बड़ा क्षेत्रफल, ठीक है। और नीचे बट्टा में हम लिखते हैं छोटा क्षेत्रफल। बट्टा में हम क्या बट्टा इधर लिखा है मैंने, बट्टा में हम लिखते हैं छोटा क्षेत्रफल। ये लो, ये टाइलों की संख्या ज्ञात करने का तरीका है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर, लिख देंगे, मैंने बेसिक में सिखाया भी है। अब बड़ा क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे? बड़ी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बड़ी लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी है? बड़ी लंबाई इंटू चौड़ाई है 80 × 100। कितनी है? 80 × 100, 100 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, 100 × 80, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या लिखूँ? यहाँ तो ना लंबाई बताई ना चौड़ाई बताई। तो जब आपको खुद को डिसाइड करना हो, कि मैं क्या लंबाई और चौड़ाई लेऊँ जिससे कोई भी टाइल नहीं बर्बाद हो, तो आप ध्यान रखिएगा। तो पहली बात तो टाइल जो लगेगी ये वर्गाकार लगेगी। देखो यहाँ कहा भी है वर्गाकार टाइल्स। अब इस वर्गाकार टाइल की माप ऐसा सवाल कभी नहीं देता है। इस वर्गाकार टाइल्स की माप आप कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर वर्गाकार टाइल्स की भुजा बता देता हूँ कैसे निकालोगे। इस वर्गाकार टाइल की भुजा निकालने के लिए जो आपको माप दे रखे होते हैं, जैसे कि यहाँ 180 व 80 दिया, 100 और 180 दिया हुआ है, तो जो भी माप आपको दे रखे होते हैं इन दोनों माप का आप मैसे पे निकाल देना होता है। मैसे पे होता है महत्तम समापवर्तीय,
बड़ी से बड़ी वो संख्या जिससे इन तरह की टाइलों को हम जमाएं लंबाई और चौड़ाई पे तो टाइलें टूटे नहीं, समझे। तो इन दोनों का आपको मसफे निकालना है, महत्तम समापवर्ती निकालना है। तो इन दोनों का महत्तम समापवर्ती होगा 20। ये देखिए, ये है 5 × 20 और ये है 4 × 20। इनमें 20 कॉमन आ जाएगा तो 20 इसका मैसअप हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात ये है। तो इनका मैसअप आया 20। तो वर्गाकार जो आपका टाइल्स लगानी है उसकी भुजा कितनी होगी, 20 होगी। जब आपको नहीं देवे तो आप खुद कैसे पता करोगे, जो आपको लंबाई और चौड़ाई दे रखी है उनका आप मैसअप निकाल दीजिए, ठीक है। तो इनका मैसअप क्या होगा, ध्यान से देखिए, इनका मैसअप हो गया 20, ठीक है। आपको भुजा पता चल गई। तो भुजा अगर 20 है तो क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गाकार क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो 20 × 20, तो ये कितनी बार कटेगा, 5 बार, और ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो ये 5 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। तो कितनी टाइल्स लगेगी, टाइल्स की संख्या होगी 20। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो देखो परीक्षा में आया हुआ है तो इम्पोर्टेंट ही है अपने आप ही। यूपीएससी 19 दिसंबर 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ है तो अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो गया। लेकिन क्या करना है, क्या अप्रोच है, हर एग्ज़ाम के लिए ध्यान रखिएगा। वैसे आप यूपीएससी के लिए इस बात को समझ सकते हैं। परीक्षा में आया हुआ एक एक प्रश्न आपको कराऊंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 121 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिधि के बराबर हो। बात को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है, आपको उस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। किस वर्ग का, जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर वाले 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिधि के बराबर हो। मतलब जो आपको वर्ग ज्ञात करना है उसकी परिधि इस वर्ग की परिधि के बराबर है। कौन से वर्ग की परिधि के बराबर है, जिस वर्ग का क्षेत्रफल 121 है। देखो प्रश्न की भाषा को पढ़ना पड़ेगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 121 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाले वर्ग की परिधि के बराबर है। मतलब एक ऐसा वर्ग जिसकी परिधि क्या है, इस वर्ग के क्षेत्रफल की, इस वर्ग की परिधि के बराबर है। तो ये जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल है 121। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। मतलब भुजा स्क्वायर आपको कितना दे रखा है, भुजा स्क्वायर 121 दे रखा है। इसका मतलब भुजा कितनी हो गई, भुजा होगी 11। इसका मतलब इसकी परिधि या परिमाप कितना हो गया, इसका परिमाप हो गया 4 भुजा। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 भुजा। तो परिमाप हो गया 4 × 11। तो 4 × 11 कितना हो गया, 44। ये बात आपको पता चल गई कि ये जो वर्ग है जिसके बारे में बात करी जा रही है उसका परिमाप 44 है। तो परिमाप कितना हो गया, परिमाप हो गया 44। तो ये परिमाप किसके बराबर है, ये परिमाप इस वर्ग की परिधि के बराबर है। तो वर्ग की परिधि क्या होगी, 2πr। तो 2πr बराबर कितना हो गया, 44। तो 2π का मान कितना हो गया, 22/7 गुणा r बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 44। तो 22 दूना 44 से 44 आपका कट हो गया। तो r कितना हो गया, r हो गया 7। अब अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो हम क्षेत्रफल भी निकालेंगे। त्रिज्या 7 है। अब ये बहुत ही फेमस आंकड़ा है कि जब त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 होता है। आप निकाल लीजिए πr²। पाई का मान कितना है, 22/7। r कितना है, 7 × 7। 7 × 7, 7 कट हो गया। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, 154 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये जो काम मैंने मन में किए ना, मतलब ये जो काम मैंने बोर्ड पे लिख के आपको दिखाए ना, ये काम आपको मन में करना है। कि क्षेत्रफल कितना 121, तो भुजा कितनी 11, भुजा 11 तो परिमाप कितना 11 चौके 44। 44 किसके बराबर, 2πr के बराबर। 2 × पाई, पाई 22/7। तो 22 दूना 44 से 44 कट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। r का मान अगर 7 है तो क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये बहुत ही फेमस आंकड़ा है। इसका मतलब ये सवाल बहुत ही सरल सवाल में था। चलिए एक त्रिकोण में, एक त्रिकोण मतलब त्रिभुज में, एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक भुजा 9 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिकोण की परिधि 90 सेंटीमीटर है। तो इसके क्षेत्रफल का पता लगाइए। देखिए आपको क्या क्या जानकारी दे रखी है। परिधि मतलब 3 भुजाओं का योग, ठीक है ना। आपको 3 भुजाओं का योग कितना दिया है, ध्यान से देखिए। आपको 3 भुजाओं का योग दिया है a + b + c बराबर 90 सेंटीमीटर। यही तो होता है, परिधि होता है 3 भुजाओं का योग त्रिभुज के अंदर। उसमें से एक भुजा अपने को पता है जो 9 सेंटीमीटर है। तो ये वाली जो भुजा है, इस भुजा को हम 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कोई भी एक भुजा को मान लो, वो तो लिखने के बाद में देखेंगे कि क्या मामला सेट होता है।
तो आपने इस भुजा को मान लिया 9 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको 9 मान लिया। तो बाकी दो भुजाओं का योग कितना होगा, देखो ध्यान से, a प्लस बी, तो 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 90 में से 9 गया तो कितना आ गया 81। बाकी के जो दो भुजाएं हैं उनका योग है 81। इन बाकी की दो भुजाओं का अंतर कितना है, तो बाकी की दो भुजाओं का अंतर आपको दिया हुआ, देखो अन्य दो भुजाओं का अंतर कितना है 1, तो a माइनस बी बराबर कितना है 1। ये देखो एक बहुत ही फेमस बात है, कम से कम 20-30 बार आ गई होगी जब मैंने आपको पढ़ाया होगा कि जब आपको दो राशियों का योग और अंतर दिया हो, क्या बोला, जब आपको दो राशियों का योग और अंतर दिया हो तो आप योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग दीजिए तो बड़ी राशि आ जाएगी। जब भी आपको दो राशियों का योग और अंतर दिया हो तो आप योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग देवें, बड़ी राशि आएगी। और आप योग में से अंतर घटा के, क्या बोला मैंने, आप योग में से अंतर घटा के 2 का भाग देवें, योग माइनस अंतर और 2 का भाग देवें तो क्या होगा, तो छोटी राशि आएगी। ये बहुत ही फेमस बात है जो आप बहुत बार काम में लेते हैं। तो आप इन दोनों को जोड़िए, पहले आप इन दो जोड़ोगे, 81 और 1 कितना हो गया 82, 82 में आप 2 का भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 41। मतलब इसमें से एक भुजा तो कितनी हो गई, एक भुजा a को बड़ा मान लेते हैं, वो हो गई 41, ठीक है। अब छोटी भुजा कैसे आएगी, योग में से अंतर घटाइए, दो भुजाओं का योग है 81 और अंतर है 1, तो 81 में से 1 घटाओगे 80, 80 बटा 2 कितना हो गया 40, तो b बराबर कितनी आ गई 40। अब यहाँ एक ऑब्जर्वेशन की बात है, जिस स्टूडेंट ने ऑब्जर्वेशन कर लिया उसको गणना कम करनी पड़ती है। ऑब्जर्वेशन क्या है, ध्यान से देखिए, एक भुजा 9 है, एक भुजा 40 है और एक भुजा 41 है। 9, 40, 41 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। क्या होता है ये होता है पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, ऐसी तीन भुजाएं जो समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं हों, क्या बोला, ऐसी तीन भुजाएं जो समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं हो उनको हम पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। तो इसमें 9, 40 और 41 भी फेमस जोड़ा है। पाइथागोरस त्रिक जो आपको सिखाए जाते हैं वो ये है मुख्य रूप से 3, 4, 5 इसके जो भी गुणे जाएंगे वो, ठीक है, 5, 12, 13 जो भी इसके गुणे जाएंगे वो, 7, 24, 25 जो भी इसके गुणे जाएंगे वो, 8, 15, 17 जो भी इसके गुणे जाएंगे वो, ठीक है, 20, 21, 29 जो भी इसके गुणे जाएंगे वो, ठीक है, और 9, 40, 41 जो भी इसके गुण जाएंगे। और एक अगर दो भुजाएं बराबर हो, जैसे कि a दो भुजाएं हैं तो तीसरी भुजा होगी √2 गुणा a। जैसे कि अगर दो भुजाएं हैं 5, 5 तो तीसरी भुजा क्या होगी 5√2। ये फेमस पाइथागोरस त्रिक है। ये समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं का संबंध है जो कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर, क्या कहा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, आपको पता है, आपको सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, उसके आधार पे पाइथागोरस त्रिक होते हैं। तो जिस स्टूडेंट को इसको देखकर दिमाग में आ गया कि ये पाइथागोरस त्रिक है तो वो समझ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं होती है, उनमें से एक भुजा आधार का काम करती है और एक ऊंचाई का काम करती है, क्योंकि कर्ण होता है, कर्ण ना आधार का काम करता है ना ऊंचाई का काम करता है। अब ये हो सकता है ये आधार हो सकता है ये आधार हो, ये आधार और ऊंचाई बदल सकती है, कर्ण नहीं बदल सकता। तो जब आपने देखा कि एक भुजा 9 है और एक भुजा 40 है और एक भुजा 41 है तो आप समझ गए 9, 40, 41 होने का मतलब ये पाइथागोरस त्रिक है। मतलब ये समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं तो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एक इनमें से आधार का काम करेगा, एक ऊंचाई का काम करेगा, क्योंकि ये तो कर्ण है। ये तो कौन है, ये जो आपका 41 है, ये 41 कौन है, ये 41 तो आपका कर्ण का काम करेगा। तो 1/2 9 इंटू 40, तो आप इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा, ये आपका कटेगा 20 बार। तो 9 दूनी 18, 180 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इकाई याद रखिएगा भाई, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके सवाल का जवाब हो गया। तो कुछ नहीं था, आपको एक छोटी सी इंटेलिजेंस ही काम में लेनी थी। ये काम आप वर्बल कर सकते थे कि a + b + c 90 है, एक भुजा 9 है तो बाकी की दो भुजाएं 81 है, अंतर 1 है। अगर दो भुजाओं का योग 81 है और अंतर 1 है तो क्या होगा, बड़ी भुजा क्या होगी, योग और अंतर को जोड़िए, 82/2 41, योग में से अंतर घटाइए 80/2 40, तो एक भुजा 40 है एक 41 है। 9, 40, 41 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसका मतलब 9 और 40 से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, एक को 9 लिख दिया, एक को 40 लिख दिया, गुणा किया, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये कार्य आपको करना होता है। देखिए, एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है
और दूसरी दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 है और इस त्रिकोण की परिधि 20 है। तो वो का वो सवाल हुआ, सेम टू सेम सवाल, जैसा सवाल आपने अभी किया था वैसा का वैसा सवाल है। लेकिन फ़र्क क्या है इस सवाल में वो देखिए ज़रा ध्यान से। आपको परिमाप क्या दिया हुआ है, a + b + c, तीनों भुजाओं को जोड़कर कितना आया, तीनों भुजाओं को जोड़कर आया 20। ठीक है भैया, इसमें से एक भुजा आप मान लेते हैं 5, तो ठीक है a + b + c की जगह क्या रख दिया, c की जगह 5 रख दूंगा, तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a + b कितना हो जाएगा 15। भाई एक भुजा अपने को पता है ना, तो c की जगह 5 रखा, 5 को उधर ले जाके घटा गया तो 15 आ गया। अब हमें पता है इन दो भुजाओं का अंतर कितना है, देखो a और b का अंतर कितना दिया है, 1 दिया है। अब आपको वही दो राशियों का योग दिया है और आपको दो राशियों का अंतर भी दिया है। जब आपको दो राशियों का योग और अंतर दिया हो, बड़ी राशि निकालने के लिए योग और अंतर को जोड़ के 2 का भाग दोगे, 15 में 1 जोड़ोगे 16, 16/2 कितना हो जाएगा 8। अब b निकालोगे, 15 में से 1 घटाओगे 14, 14 में 2 का भाग दोगे तो 7। अब 3 भुजाएं आ चुकी हैं हमारे पास में, एक है 5, एक है 7 और एक है 8। याद करिए ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है क्या, नहीं, ये बिल्कुल पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। तो जब आपके पास त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है और वो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, उस समय आप लगाते हो हीरोन्स का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाते हो आप, हीरोन्स का फॉर्मूला। तो हीरोन्स का फॉर्मूला लगाइए। हीरोन्स का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ स्क्वायर लिख दिया, इधर वर्गमूल नहीं लिखना पड़ेगा, छोटी सी बात है। एस मतलब अर्ध परिमाप, s - a, s - b और s - c, ये क्या है, ये आपका हीरोन्स का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब s क्या होता है, s होता है अर्ध परिमाप। s क्या होता है, s अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो, भाई तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो परिमाप आता है, उसका आधा अर्ध परिमाप होगा। परिमाप आपको पहले से पता है 20 है, तो अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप 10 होगा। भाई परिमाप अपने को पता है ना, परिमाप तो सीधा दिया हुआ है 20, इसका मतलब s अर्ध परिमाप 10 होगा। तो ये हो गया 10, इसमें से पहली भुजा घटाइए, पहली भुजा घटाओगे 10 में से 5 घटाओगे तो 5, फिर दूसरी भुजा घटाइए, 10 में से आप 7 घटाओगे तो बचेगा 3, फिर तीसरी भुजा घटाइए, 10 में से आप 8 घटाओगे तो बचेगा 2। ठीक है, अब ये देखिए 5 दूनी 10, अब आपको क्षेत्रफल का स्क्वायर है ये, अब हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ये वर्ग इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा। क्या होगा भाई, ये तो है आपका क्षेत्रफल का स्क्वायर, तो ये वर्ग इधर जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो उधर ले जाइए वर्गमूल कर दीजिए, वर्गमूल करोगे तो 10 × 10 से तो क्या होगा, 10 बार निकल जाएगा। भाई वर्गमूल में क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, जब आप वर्गमूल करते हो, ये देखिए ये वर्ग है, वर्ग के रूप में लिखा हुआ है 10 × 10 × 4 × 5, ध्यान से देखिएगा। तो 10 और 10 का तो जोड़ा बना, जब आपने वर्गमूल किया तो जोड़ा बना, तो दो जोड़े से एक संख्या बाहर निकलती है, मतलब एक जोड़े से एक संख्या बाहर निकलती है, दो संख्याओं से एक संख्या बाहर निकलती है, निकाल दिया 10 बार। 4 से सीधा वर्गमूल हो गया 2, और 5 का वर्गमूल करना आया नहीं, हुआ नहीं, इसलिए √5 लिख दिया। बस यही बात ध्यान रखिएगा, मेंसुरेशन में वर्गमूल का यही काम पड़ता है। भाई 10 × 10 था, दो संख्याएं थी, आपने एक संख्या बाहर निकाल दी। 4 का वर्गमूल आपने 2 लिख दिया और 5 का वर्गमूल आपने √5 लिख दिया। ठीक है, हो जाइए शुरू फिर। तो इसका तो 10 लिख दिया आपने, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 × 10 से तो आपने 10 निकाल दिया और 10 √3 आपके सवाल का जवाब आ गया। तो 10 √3 जो है आपका बी आंसर है। किसी को नहीं दिख रहा हो तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, बी ऑप्शन लिखा हुआ है 10 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये आपके सवाल का जवाब आ गया। आगे अगर पॉइंटों में होता तो √3 का मान हम क्या लिख देते हैं, 10 × √3 का मान हम लिख देते हैं 1.732, ठीक है ना। तो इसको हम गुणा करते हैं तो 17.32 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप आगे उत्तर निकालते तो ये भी उत्तर निकल सकता था अगर आपको पॉइंटों में उत्तर दिया होता तो क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखिए। एक समबाहु त्रिकोण मतलब त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल बात है, हमें परिवर्त का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए आपका जो समबाहु त्रिभुज होता है, बात को समझ लीजिएगा, आपको पढ़ाई गई बात है, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज के ये तो हो गया अंत्यवर्त, और ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है, ये हो गया इसका परिवर्त, ठीक है ना। तो ये समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है जिसको हम ए बोल देते हैं, या भुजा को क्या बोल देते हैं ए, और अंतवर्त की त्रिज्या को बोल देते हैं आर, और परिवर्त की त्रिज्या को हम क्या बोल देते हैं कैपिटल आर, है ना। तो भुजा और त्रिज्या में क्या संबंध है, ध्यान से देखिए। अगर अंतवर्त है, अगर ये अंतवर्त है तो अंतवर्त की त्रिज्या होगी
भुजा बटा √3, मतलब भुजा को a लिख रहा हूँ, a बटा √3, समझे। अंतर्वर्त की त्रिज्या क्या होगी, भुजा बटा 2√3, भुजा बटा 2√3, है ना ये। और परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, भुजा बटा √3। परिवर्त की त्रिज्या बड़ी होगी और ये होगी, परिवर्त की त्रिज्या को कैपिटल R कर दो, ये होगी भुजा बटा √3, समझ गए। ये होगी भुजा बटा √3, या आप कह सकते हो भुजा को अगर a बोल रहे हो तो a बटा √3। अब ये बात आपको याद रखनी है। जिस स्टूडेंट ने ये बात याद रख ली उसके लिए गणना बड़ी सरल हो जाएगी, और याद रखना ही है। इसमें याद रखने के अलावा ऑप्शन क्या है कि समबाहु त्रिभुज में, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, स्पेशली बात करी जा रही है समबाहु त्रिभुज के बारे में। जो आपका समबाहु पढ़ाई गई बातें हैं उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज है, उसकी अगर अंतर्वर्त की त्रिज्या है तो भुजा बटा 2√3 है, और उसके परिवर्त की त्रिज्या है तो भुजा बटा √3 है। मान लीजिए आपने ये पढ़ी हुई बात आपको याद आ गई, तो आपने सोचा सर ने बताया था हमें भुजा अगर 21 दे रखी है और परिवर्त है तो परिवर्त की त्रिज्या होगी भुजा बटा √3, तो 21 बटा √3 क्या होगी, ये आपकी त्रिज्या होगी। इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। कितनी सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल होता है πr²। क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई की जगह आप लिखोगे 22/7, ठीक है, और त्रिज्या की जगह लिखोगे 21 बटा √3, तो 21 बटा √3 गुणा 21 बटा √3, r² है ना इसलिए 2 बार। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और 3 7 कितना हो जाएगा 21, 21 से 21 कट जाएगा, पीछे सिर्फ बच गया 22 इंटू 21, ठीक है ना। तो 22 इंटू 21 आपको एक सिंपल सी गुणा करना है। 21 का वर्ग होता है 441 और उसमें 21 ही जोड़ना है। 21 का वर्ग होता है 441 और उसमें मुझे 21 ही जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 6 और 4, 462। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सवाल का जवाब है। अगर आपको ये छोटा दिख रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिएगा, बड़ी छोटी सी गणना है, आपके सामने करी गई है। ये मैंने क्या किया, अगर आप सीखना चाहें तो मैं सिखा दूँ, कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक वाली बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। जब भी आपको दो लगातार संख्याओं का गुणा करना होता है तो छोटी संख्या को पकड़िएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, स्टार में छोटी संख्या पे लगा रहा हूँ। तो 11 का वर्ग लगातार संख्याओं में कह रहा हूँ, 11 का वर्ग कितना होगा 121, इसमें 11 ही जोड़ दीजिए, ठीक है ना। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको 13 इंटू 14 करना है, 13 इंटू 14 करना है, तो 13 का वर्ग कितना होगा 169, इसमें 13 ही जोड़ दीजिए, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ध्यान से देखिए। 13 को जब आप 14 से गुणा करते हो तो क्या मैं 14 को 13 + 1 लिख सकता हूँ ना, हाँ लिख सकता हूँ। तो अब देखिए 13 को जब 13 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 169, और जब 13 को 1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 13। ये कारण है, बस इसी को स्मार्ट फॉर्म में काम में लिया। यहाँ पे लिखा हुआ था 21 इंटू 22, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 21 का वर्ग कर दिया 441, प्लस मैंने इसमें 21 जोड़ दिया। ऐसा क्यों किया, मैंने मन में सोचा ये जो 22 है ये 21 + 1 है, ये क्या है 21 + 1, तो 21 का वर्ग तो 441 हो जाएगा और 21 से कम हो जाएगा 21, इसलिए आ गया 462, है ना। ये आपने गणना काम में ली। तो इस प्रकार से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अपनी अटेंशन देखी। हमने देखा कि पुराने आए हुए प्रश्नों पर हम कैसे विचार कर सकते हैं। फॉर्मूला संबंधित अगर कोई छोटी मोटी त्रुटि होती है तो उसको आप जरूर हैंडल कीजिएगा, लेकिन आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए, आपको कैसे काम करना है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, कैसे किन चीज़ों को किस तरह से अप्लाई करना है, इन चीज़ों के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।